आरएसएस और भाजपा की सोच है देश विरोधी। भाजपा सरकार को परास्त करने के लिए हो जाए एकजुट। आरएसएस और भाजपा की सोच देश विरोधी है। ये लोग हमेशा देश को बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के घिनौना खेल देश हित में नहीं बल्कि गृह युद्ध की ओर से ले जाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के इस घिनौनी सोच को समाप्त करने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर इसके मंशा पर पानी फेरना होगा। हम लोगों को संविधान की रक्षा करते हुए अपने देश की हिफाजत और देशवासियों की मजबूती के लिए एकजुट होना होगा। तो आइए देखते हैं कि कामरेड अरविंद सिन्हा, कामरेड नंदकिशोर सिंह और कामरेड अशोक बैठा क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और आज एक ऐसे लोगों से आप लोगों की मुलाकात करा रहा हूँ जो पटना से चलकर यहाँ आए हैं। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लगातार कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी फेज़ में होता नज़र आ रहा है। तो सासाराम की सरजमी पे लास्ट फेज़ में चुनाव है। यहाँ मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ। कॉमरेड अरविंद सिन्हा से मुलाकात करा रहा हूँ। और भी लोग हैं, अशोक बैठा जी भी हैं और भी लोग हैं। मैं उनसे भी आपका रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कॉमरेड अरविंद सिन्हा से मैं मुलाकात कराता हूँ, आपसे बातचीत कराता हूँ, आपसे रूबरू कराता हूँ। किस उद्देश्य से यहाँ ये आए हैं, सासाराम की सरजमी पे आए हैं। जाहिर चीज़ है कि यह इनका आना हुआ है तो चुनावी माहौल को देखते हुए ये आए हैं। मैं आपको बता दूं कि सीपीआई एमएल के ये नेता हैं और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि एक चुनावी माहौल है। आप ये भी जान रहे हैं इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। किस तरफ इनका रुझान है, क्या ये कहना चाहते हैं, मैं इनके जुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप शेरशाह की नगरी में आए हैं, इस सरजमी पे आए हैं, पटना से चलकर आए हैं, चुनावी माहौल को लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि आज जो देश की परिस्थिति है कि जो भी हम लोगों को कुछ सीमित ही सही लेकिन जो भी जनतांत्रिक अधिकार कुछ थे बोलने की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, अपने अपने विचार और धर्म के साथ रहने की स्वतंत्रता, उस पर खतरा आ गया है। इसलिए ये खतरा किससे है? ये मुख्य रूप से खतरा संघ परिवार की विचारधारा पर चलने वाली जो संघ परिवार, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, उससे ये खतरा पैदा हो गया है। पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस बार चुनाव के पहले जिस तरह से खुल के इन लोगों ने धार्मिक ध्रुवीकरण कराने के लिए नफरत फैलाना शुरू किया है मुस्लिम्स के खिलाफ में, और जिस तरह से ये लोग सनातन धर्म संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया है कि ये लोग मुट्ठी भर जो अरबपति खरबपति हैं उसके हित में काम करेंगे और समाज को धर्म के नाम पर बांट करके हिंदू के नाम पर मोबिलाइज करके चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जैसे सनातन धर्म के बारे में आपने बताया, तो आपका नाम अरविंद सिन्हा है। क्या आप सनातन धर्म को नहीं मानते क्या? देखिए, मेरी समझ है कि ये जो संविधान है, राजनीति है और देश है, ये विभिन्न धर्म और मत और विचार वाले लोगों को लेके बना है। आज से नहीं, हजारों साल से तरह तरह के बड़े बड़े धर्म यहाँ पैदा हुए। हिंदू धर्म ही नहीं, बुद्ध धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म पैदा हुआ, सिख धर्म पैदा हुआ और बहुत सारे पंथ पैदा हुए और साथ मिलके हम लोग चलते रहे। तो आज भी हमारे देश के अंदर में कोई ये चुनने का, कोई चुनाव का मुद्दा ये है ही नहीं। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, है ना, वो है। अब क्या है कि मूल समस्या बेरोजगारी की है, महंगाई की है, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ते खाई की है। इस पर और विकास की बात जो मोदी जी ने किया, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया, 15 करोड़ काला धन लाने की बात किया, तो काला धन सबसे ज़्यादा उन्हीं को इलेक्ट्रल बॉन्ड से जा रहा है। अरबपति खरबपति पैदा हो रहे हैं। काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया। ये कोई न पैसा ला रहे हैं न आंकड़े ला रहे हैं। बेरोजगारी सब 82.6% शिक्षित नौजवान आज देश में बेरोजगार हैं। ये ILO का रिपोर्ट अभी भारत में आया है। तो मुद्दे ये हैं। और 10 साल आप रहे तो इनको कहना था कि 10 साल में हमने जो वादा किया था क्या पूरा किया, लेकिन ये लोगों को सवाल नहीं उठे
चूँकि उन्होंने मुट्ठी भर और पत्नियों के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी धर्म पे कोई खतरा इस देश में नहीं था, अब खतरा बढ़ गया। अब ये पैदा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। एक सवाल है सिन्हा जी, जो जनरली आम तरीके से ये कहा जाए कि हर हिंदू सनातन है, हर हिंदू सनातन है, जो जनरली हम लोग भी समझते हैं। हाँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि सनातन पे वो राजनीति कर रहे हैं। अभी बीजेपी एक नया इशू उठाया है, सनातन धर्म हो रहा है। मेरा एक सवाल ये है कि कम्युनिस्ट से जुड़े जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सनातन हैं या नहीं? ये कम्युनिस्ट से जुड़े हुए जो भी हो, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो सनातन है कि नहीं? देखिए, हिंदू धर्म के जो लोग हैं जी, वो आम तौर से अपने को सनातन का भी मानते हैं। तो मानते हैं। तो एक सवाल ये बताइए कि जैसे आप कम्युनिस्ट के हैं और सनातन के मामले में अभी बीजेपी जो एग्रेसिव वे में राजनीति कर रहा है, सनातन, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि ये राजनीति का और चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। चुनाव के मुद्दे हैं रोजी रोटी की बातें, रोजगार की बातें, विकास की बातें, उस पे कहना चाहिए। तो उसको चूँकि उस पर पूरी तरह से विफल है सरकार, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए सनातन पर कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। ये झूठा प्रचार करते हैं कि यहाँ तक कि मुस्लिम का मेजॉरिटी होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग हैं, सरकार में जितने भी लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऑल आर और जनसंख्या में हम जब 85% हैं जो लोग, 80% से ऊपर हिंदू हैं, तो मुस्लिम बहुल राष्ट्र हो जाएगा। 2047 तक हिंदुस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगा। वो कैसे कैसे वो करके समझाते हैं। तो ये एक झूठा सब पैदा किया जा रहा है कि अरबपति खरबपति के पास जो धन इकट्ठा किया जा रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाए, हम भूख भूल जाएं, सब भूल जाएं। एक पहले से भी है ना कि भाई जब कोई अलगा को खतरा आता था तो इस्लाम खतरे में है करके लड़ाई लगा दो, देश के अंदर लगा दो, देश के बाहर लगा दो। ये करना चाहिए, लेकिन ये चलेगा नहीं। नौजवान हैं, मैंने नौजवानों का इंटरव्यू गुजरात का सुना, आप ही जैसे पत्रकार मित्र कोई ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी की मीटिंग थी, कहाँ मोदी जी बड़े महान नेता हैं, हम लोग तो शुरू से बचपन से उनको करते आ रहे हैं। तो कहा वोट तब तो इन्हीं को दोगे, फर्स्ट टाइम वोटर था। कहा कि लेकिन सर वोट नहीं देंगे। क्या क्यों? कहा कि सर ऐसा है ना कि हम लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार सबसे बड़ा है, तो कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो उसका कुछ जुगाड़ उपाय निकले। अरे ये तो एम ए पास है, खुद इन्होंने दिया है लिख करके। तो कहा कि सर यहाँ तो मीटिंग में बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कहा कि तो इसीलिए सब कहा कि हम नौजवान लोग किसी पढ़े लिखे, तो कौन पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी एक लगता है कि अगर वो आएगा तो कुछ सोचेगा करेगा। तो ये है कि नौजवान हर जगह, हर किसी जाति धर्म का है, उसको है भाई कि हम डिग्री लेकर निकलें, पढ़ के निकलें तो रोजी रोटी की कुछ व्यवस्था हो। तो इसलिए ये मुद्दा है, इस पर उनको कहना था क्या नीति लाएंगे नहीं लाएंगे। तो ध्यान भटका रहे हैं। मंदिर बन गया, अगली बार काशी कॉरिडोर बनेगा तो मथुरा कॉरिडोर बनेगा। भाई बनाओ ना, बहुत सारे मंदिर इस देश के अंदर, हजारों हजार मंदिर हैं, करो, इससे किसका डिबेट है। तो क्या देश का विकास मंदिर और मस्जिद है क्या? लगता है मोदी जी ऐसा सोचते हैं, लेकिन देश की जनता ये नहीं सोचती है। देश की जनता चाहती है रोजी रोटी की व्यवस्था हो, गरीबी मिटे, महंगाई मिटे, भ्रष्टाचार मिटे, है ना। लेकिन वो विकास देश की जनता समझती है कि वो विकास है, किसानों को न्याय मिले। आखिरी सवाल है, मुद्दा तो बहुत सारा है, इस सरकार में मुद्दा ही मुद्दा है। एक आखिरी सवाल है कि चुनावी माहौल है, पूरे देश में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आप लोगों का रुझान किस ओर है? खासकर ऐसे देखा जा रहा है कि एक इंडिया है, एक एनडीए है, आप किसकी ओर है? देखिए, हमारा रुझान है, बता दें कि इस क्षेत्र की बात आपने की, पिछले चुनाव में हम लोगों ने कॉमरेड अशोक बैठा को खड़ा किया था। इस बार नहीं खड़ा किया क्योंकि हम वोट बांटना नहीं चाहते हैं बांटना। इस बार हम लोगों का है कि बीजेपी की सरकार को जो भी डिफीट करेगा, रोकेगा, हाँ, जो भी उनको परास्त करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। ये हम लोगों का लाइन है। लेकिन हम जनता को यह भी कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। ये भी शासक वर्ग के दल हैं। लालू जी बिहार में आएंगे तो उन्हीं का सरकार बनेगा, अखिलेश जी आएंगे, ममता जी आएंगी, तो इनसे भी आगे लड़ना है। तो लड़ने के लिए जो हमको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू स्ट्राइक, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये रहेगा
है ना। इसके लिए हम लड़ रहे हैं और अपने रोजी रोटी के लिए फिर उनसे भी हमको लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अभी उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये तो संविधान में जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको भी ख़त्म करने पर लगा हुआ है। तो जो है पहले तो उसको तो बचाए, फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आप CPI-ML में एज ए क्या है? हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जैसे पॉलिट ब्यूरो होता है CPM में, जैसे CPM में पॉलिट ब्यूरो होता है, पॉलिसी प्लानिंग। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या है? उसके हम सदस्य हैं। उसका छोटी कमेटी होती है। हमारे जनरल सेक्रेटरी आंध्र के हैं, वो उसके कन्वीनर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। हम लोग का पार्टी का हेडक्वार्टर भी आंध्र प्रदेश में ही है। अच्छा, है ना, केंद्रीय। तो देखिए, ये कॉमरेड अरविंद सिन्हा जी हैं। आप जान लीजिए कि ये पटना से चलकर आए हैं, इसलिए आए हैं कि जाहिर चीज़ है कि चुनावी माहौल का जो एक चल रहा है, एक सिलसिला जो चल रहा है, बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बना रखा है उसको रोकने के लिए ये अपने कमर कस चुके हैं और पटना से चलकर ये शाहबाद की धरती पे आए हैं। फिलहाल ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र में है। जाहिर चीज़ है कि जो परास्त करेगा बीजेपी को, उनके साथ ये है। आप जान रहे हैं कि CPI-ML एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होने के नाते ये अपने पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम अरविंद सिन्हा है। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनके कहने में दम है। अब और भी लोग हैं, मैं उनसे भी आपका रूबरू करा रहा हूं कि उनका क्या कहना है। और हैं, ये भी पटना से चल कर आए हैं, सिन्हा जी के साथ आए हैं। इनका भी एक मिशन है, इनकी भी एक सोच है। इनकी सोच क्या है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? नंद किशोर सिंह। तो आप भी सिन्हा जी के साथ आए हैं? जी, हम लोग एक ही पार्टी में हैं, CPI-ML में। अच्छा, आप क्या हैं इसमें? हम बिहार प्रांतीय कमेटी के साथ। चुनाव के मौके पर तो एक ही मिशन होता है कि जो वर्तमान जो फासिस्ट निज़ाम है, जिसने पूरे 10 वर्षों में देश को तबाही के रास्ते पर ला दिया है, पूरे देश में एक नफ़रत और वैमनस्य का माहौल बना दिया गया है, सांप्रदायिकता का बोलबाला है, फ़िरका परस्ती का बोलबाला है, अंधराष्ट्रवाद का बोलबाला है, और देश को लगातार फासीवाद के एक अंधेरे रास्ते में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें कोई भी जो सच्चा देशभक्त होगा, जो जनवाद पसंद व्यक्ति होगा, वो चाहेगा कि ऐसी सरकार को हटाया जाए। और चुनाव एक मौका होता है और इस मौके का हम लोग चाहते हैं कि इस्तेमाल करना। और जो RSS जैसे फासिस्ट संगठन के इशारे पर चलने वाला जो भाजपा पार्टी है और उसके जो सहयोगी हैं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहे जाते हैं, उसको इस चुनाव में परास्त करें। और परास्त तभी होगा जब उनके खिलाफ लोग वोट करेंगे। अब वोट तभी करेंगे जब उनसे जीवन संवाद बना के हम लोग समझाएंगे। तो हम लोगों की जितनी क्षमता है पार्टी की, उसमें हम लोग भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाने का कि ऐसी फूट परस्त, ऐसे फिरका परस्त, सांप्रदायिक और एक तरह से वैसी जो साम्राज्यवाद के पक्ष में, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में, कॉरपोरेट के पक्ष में जो आर्थिक नीतियां लेती है और जो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें देश में गृह युद्ध का खतरा उपस्थित हो जाता है। तो यह एक तरह से देश को तोड़ने की साजिश करने वाला संगठन है। हम लोग ऐसी पार्टी को बहुत खतरनाक समझते हैं। वो देश के दुश्मन हैं, वो मानवता के दुश्मन हैं, और उनको हराने के लिए हम लोग जब तक 1 जून तक वोट नहीं हो जाएगा सक्रिय हैं और लगातार सक्रिय रहेंगे। और एकक वोट सबका महत्व है, उनके खिलाफ हम लोग मोबिलाइज करेंगे, गोलबंद करेंगे, लामबंद करेंगे। क्या नाम है आपको? नंद किशोर सिंह नाम हुआ। नंद किशोर जी, एक चीज़ ये बताइए कि अभी बीजेपी ने एक नया शगुफा छोड़ा है, एक नया स्टंट छोड़ा है, सनातन धर्म। तो नाम के हिसाब से आप सनातन हैं कि नहीं? बीजेपी तो सब सनातन को एक कर रहा है। देखिए, हम सनातन नहीं हैं। कैसे नहीं है? इसलिए हम कम्युनिस्ट हैं। हम कम्युनिस्ट हैं। सनातन के माने सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए, जब धर्म कहते हैं वही मैं समझा रहा हूँ।
कोई कम्युनिस्ट सनातनी नहीं होता है और कोई कम्युनिस्ट मुसलमान और हिंदू नहीं होता है। हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। हम प्रकृति नहीं, जैसे आप नंद किशोर जी आप बता रहे हैं कि मेरा नाम नंद किशोर है, यानी मीन्स से आप हिंदू हैं। बीजेपी का स्टैंड ये है कि मैं हिंदू कहना चाह रहे हैं, हाँ। तो आप समझिए। बीजेपी का ये कहना है कि सारे सनातन को हम लोग एक करना जा रहे हैं, एक सरकार बनाने जा रहे हैं। सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सनातन के बारे में एक समझ बना लीजिए। सनातन जो है कि जो सदियों से जो इस देश में रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक विश्वास जो चल रहा है और जो लोग मानते रहे हैं, उसको आमतौर पर सनातनी कहा जाता है। लेकिन आज से करीब 1700-1800 वर्ष पहले या उससे भी पहले, 2000-2500 वर्ष पहले, सिकंदर के भी ज़माने में सिंधु नदी और उसके आसपास रहने वाले लोगों को, सिंधु नदी, इंडस वैली, उसको यूरोप में इंडियन कहा जाता था। ये इंडिया है। और ईरान में और अरब में इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। आप सुने होंगे, हम लोग संस्कृत में या हिंदी में सप्ताह बोलते हैं, सप्ताह, वीक को सप्ताह। अरब में हफ्ता बोलते हैं, 100 को वो लोग ह बोलते हैं। इसीलिए जो अरब और ईरान के लोग थे, इराक के लोग थे, उन लोगों ने सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। यह क्षेत्र बोधक है। हिंदू जो है क्षेत्र बोधक था, और इसीलिए आपको भी हिंदुस्तानी समझते हैं। और हाँ, हिंदुस्तानी ही नहीं समझते हैं, आपको हिंदू भी समझते हैं उनके अनुसार। लेकिन सच है कि आप हिंदू नहीं हैं। सच है हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आप एक धार्मिक विश्वास में आप इस्लाम को मानते हैं, तब आप मुसलमान हैं। कोई जो हिंदू धर्म को मानता है, जैसे नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, महात्मा गांधी हिंदू थे, सरदार पटेल हिंदू थे, लेकिन जो हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, मुजफ्फर अहमद, अब मुजफ्फर अहमद कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। अगर कहा जाए कि मुजफ्फर अहमद मुसलमान थे, तो वो अगर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे तो वो मुसलमान उस जन्म से थे, जन्म से हैं कि जन्म लिए हिंदू परिवार में। तो लेकिन हम नास्तिक हैं, ये जो आप समझ रहे हैं कि हम नास्तिक हैं, इसलिए जिस ढंग से वो सनातनी लोगों को बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, हम नहीं हैं हिंदू, हम सनातनी नहीं हैं, हम कम्युनिस्ट हैं। अगर कहना चाहिएगा तो हम इंसान अपने को कहना पसंद करेंगे। हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, लेकिन एक इंसान, हाँ इंसान है, लेकिन हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर मनुष्य हैं तो हम प्रेम करते हैं उससे, हमको उससे कोई दुश्मनी नहीं है। और भारतवर्ष में यहाँ जो जन्म लिया, तो पुराना नागरिकता कानून यही था कि सब लोग भारतीय हैं। उस मामले में हम फर्क नहीं करते हैं, हम फर्क नहीं करते हैं। यहाँ जन्म लेने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो आपस में है भाई भाई, वो तो नारा हुआ ना। हम संविधान के तहत भी बराबर का अधिकार है और हम लोग उसको जीते हैं कि बराबर का ही अधिकार है। ये भी कहा जाता है कि हमारा देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है, सही। गंगा जमनी की तहजीब है, तो गंगा हमने पर्चा में लिखा भी है कि वो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको तार तार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? भाजपा कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, मोहन भागवत कर रहे हैं, जो भी हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो कर रही हैं। और कौन कर रहा है? तो एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी इस तरह का माहौल बना रहा है, आम तरीके से आप नंद किशोर के हिसाब से आप देशवासियों को मैसेज क्या देंगे, क्या कहेंगे? हम यह मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को कि धर्म और मजहब का राज्य से, सरकार से रिश्ता नहीं होना चाहिए। वो व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है। आप किसी धर्म को मानिए, आप हिंदू धर्म को मानिए, इस्लाम को मानिए, सिख धर्म को मानिए, ईसाई को मानिए, यह आपका अधिकार है। लेकिन जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य सेकुलर है। हम राज्य के किसी पदाधिकारी को इजाज़त नहीं देंगे कि सोमनाथ के मंदिर में जाकर आप उद्घाटन कीजिए और बाबरी मस्जिद
कहीं बनती है, कोई मस्जिद बनती है, तो हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो अयोध्या में किया, हम उसको अपराध मानते हैं। हम राजेंद्र प्रसाद जो सोमनाथ के मंदिर में चले गए, जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था, राष्ट्रपति के रूप में आप नहीं जा सकते, इसलिए कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देशवासी को, और इसमें हिंदू मुसलमान में आप फर्क नहीं कर सकते। हम थाना में मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप मंदिर के लिए आप बनाइए, जगह बहुत जगह है, आप मस्जिद बनाइए, लेकिन आप थाना में बना दीजिएगा, आप रोड पर बना दीजिएगा, तो बहुत इज्जत के साथ रोड से हटा के और जगह में दे देंगे। ज़मीन नहीं है तो ज़मीन अलॉट करवा देंगे, आप पूजा कीजिए। अच्छा नंदकिशोर जी, चूँकि चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पूरे बिहार का भ्रमण आप लोग कर रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए, क्या संदेश देंगे एंटी बीजेपी? जो संदेश देंगे कि जो देश के लिए सबसे जो खतरनाक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, जो देश में एक नफरत और विमर्श का माहौल बना रहा है, देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने की साजिश कर रहा है, जो बड़े पूंजीपतियों का चाकर है, साम्राज्यवादियों के सामने नतमस्तक होता है, जो देश के मजदूर, किन पे इशारा कर रहे हैं? भाजपा पर करेंगे और किस पर? जो देश के मजदूरों किसानों का दुश्मन है, तो वैसी शक्तियों को जो तानाशाही देश में लाना चाहता है, उन तानाशाही शक्तियों को, उन सांप्रदायिक शक्तियों को, उन फिरका परस्त शक्तियों को, भाजपा और उनके सहयोगियों को, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसको चुनाव में पराजित कीजिए। और वो कंबल ओढ़ के सोने से नहीं होगा, वो जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनको समझाना बुझाना पड़ेगा, और अंतिम समय तक बूथ पर जाके वोट करना पड़ेगा, और 5 बजे तक एक्टिव रहना पड़ेगा। वोट देके चले गए, पूरी तरह अविश्वसनीय है, और इसलिए देश हित में है कि उनको पराजित किया जाए। यानी अब आपका कहना है कि जो आप जिनको रोकना चाह रहे हैं, उनके रोकने के लिए आपको चौकीदार बनना होगा? एकदम। अगर चौकीदार आप नहीं बने, अगर आप सजग नहीं रहे, अगर आप जागरूक नहीं रहे, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। देखिए, नंदकिशोर जी हैं, और नंदकिशोर जी की बातों को आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनके कहने में काफ़ी दम है, और जिस तरह से देश की राजनीति अभी जिस पहलू पे चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, वो आने वाले समय के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो उस चीज़ को ये लोग रोकने के लिए ये लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, सासाराम की सरजमी पे आए हैं। अब और भी जगह इन लोग जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह से बीजेपी को रोकना है। चूँकि आप जान रहे हैं कि बीजेपी लगातार जो है देश को कमज़ोर कर रहा है, और कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का एक नारा है, गंगा जमनी तहजीब यहाँ देखी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं दरार लाने की कोशिश बीजेपी वाले अगर कर रहे हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी है और बीजेपी को रोकने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा देश जिस तरह से पहले खुशहाल था, जिस तरह से हरा भरा था, जिस तरह से मजबूत था, उस तरह से मजबूत बना रहे। अब आपसे मैं रूबरू करा रहा हूं यहाँ से एक काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, जिनका नाम अशोक बैठा है, एक अच्छे नेताओं में शुमार किए जाते हैं। चूँकि आप ये भी जान लीजिए कि CPI-ML को ये यहाँ पे काफ़ी बेहतर ढंग से इकट्ठा किए हुए हैं, काफ़ी मजबूत किए हुए हैं। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ अशोक बैठा जी से। अशोक बैठा जी, क्या कहेंगे? ये चुनाव का माहौल है, चुनाव जो चल रहा है लोकसभा का, इसमें हम लोगों का पार्टी की ओर से जो केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटी ने जो निर्णय लिया है कि जो देश में जाति और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा या उसको दमन करने का जो नीति ले आई है बीजेपी सरकार ने, जो बांटने की नीति लाई है और देश को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए जो कानून में बदलाव लाया है, संविधान को चेंज कर रहा है, तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि बीजेपी गठबंधन को सत्ता में रहने की कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बीजेपी गठबंधन को हम सजा के रूप में 2024 में चुनाव में हम देंगे, सजा परास्त करेंगे। उसके खिलाफ जितनी भी ज़रूरत पड़ेगा जनता में जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि जाति और धर्म की जो हिंसा है, जो जाति और धर्म के नाम पर जो दंगा हो रहा है, ये बीजेपी वाले जो करा रहे हैं जगह जगह पर, चाहे वो आपको क्षेत्र के नाम पर जो मणिपुर में हुआ और भी जगहों पर जो हो रहा है, तो इसको सबसे पहले देश में खतरा है, इसलिए इसको हटाना है।
लेकिन इसके साथ साथ हम जो इसको हराने के बात करते हैं, लेकिन जो इसके बाद जो सत्ता में आएंगे तो उनकी भी हम नीति का जो देश विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति है, जो आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, नई आर्थिक नीति, नई शिक्षा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई कृषि नीति के नाम पर जो लाया गया है, जो पूरे देश की जनता को अधिकार को ख़त्म करके देश को पूंजीपतियों को हवाले करने का जो नीति है, तो हम इस नीति के खिलाफ भी हम प्रचार करेंगे जनता में और कहेंगे कि भाई जो है बीजेपी आज खतरा उत्पन्न किया है देश में, इसको हटाइए। और इसके साथ साथ जो है इस नीति के खिलाफ जो जन विरोधी नीति है, जो और भी जो गठबंधन महागठबंधन की जो लालू जी हों या आपकी जो है ममता जी हों या अखिलेश जी हों, जो भी देश में है, इन सब के जो है नीति के जो जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ हम प्रचार करेंगे। अच्छा अशोक जी, चूंकि आप एक चर्चित लोगों में एक अच्छे युवा नेताओं में शुमार किए जाते हैं, सासाराम से लेके पटना, पटना से दिल्ली तक लोग आपको जानते हैं। आपसे एक सवाल है कि अभी मोदी जी मंगलसूत्र पे आवाज उठा दी है। देखिए वो नौटंकीबाज आदमी है मोदी जी। दरअसल जो है झूठ बोलते हैं, बहुत तरह की नफरत फैलाने की। देश में अगर उनकी पूरी बहस चले तो पूरा देश को बांट देंगे, लड़ा देंगे। तो ये कोई जो है मंगलसूत्र वगैरह जो बात उन्होंने रखा है, सिर्फ टारगेट करते हैं वो जो है देश के जो आबादी है, जो मुस्लिम मिट्टी है, उसको टारगेट करते हैं। उसके साथ साथ आदिवासियों पर भी टारगेट करते हैं, आपको दलितों पर भी, वो सब पर वो जो है सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो आपको कहिए कि वो पूंजीपति हैं, जो जमींदार फैमिली है, जो देश को लूटने वाली ताकत है, उसके साथ वो हैं। इसलिए यह मंगलसूत्र का हो, टोपी पहनने ही नहीं, देशद्रोही है। अशोक बैठा जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप कम्युनिस्ट की राजनीति करते हैं, जैसा नंद किशोर जी ने बताया कि हम लोग कम्युनिस्ट हैं, हम लोग धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन मोदी जी तो ये घोषणा किए हैं कि भाई हम सनातन धर्म के लोगों पे खतरा है और इस बार सरकार सनातन की सरकार बनेगी। देखिए, और इस तरह से आप लोग, जैसे अभी नंद किशोर जी बोले हैं कि भाई मैं नहीं मानता धर्म को, मैं नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो वो एक धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? नहीं, हम नहीं, देखिए वो देखिए से मैं नहीं मानता, कम्युनिस्ट नहीं मानता, देखिए नास्तिक होता। धर्म का जो एजेंडा है, धर्म के जो प्रचारक हैं वो अपना कर रहे हैं, लेकिन इससे राज से कोई लेन देन नहीं है। राज के अगर राज आप हैं, राजा हैं या लोकतंत्र के आप जो है सरकार चलाते हैं, जनतंत्र आप कहते हैं, तो जनतंत्र देश का नहीं है, देश के सभी नागरिक के लिए है। देश का सभी नागरिक को समान अधिकार है संविधानिक कानून में। आप जो है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप देश के देशद्रोही न होंगे। तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं, सनातन कोई खतरा नहीं है। कहाँ खतरा है? न था न है, यहाँ सब न रहेगा, कभी भी नहीं हो सकता। किसी से खतरा है यहाँ देश में? देश के जो है किसी धर्म पर कोई खतरा नहीं है। खतरा तो ये उत्पन्न अपने से जो कर रहे हैं, अपने बात से सिर्फ जो है प्रभावित करने के, वोट लेने के लिए, सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडा है। आपको बता दें कि आप ठीक है, पूरा जो है देश जो है आप जो है मिला जुला के संविधान जो कहता है सबको लेके, सभी धर्म को, लोगों को आदर सम्मान, जितनी भी उसकी समानता का अधिकार है, सबको लेके चलना है। ये सिर्फ जो है देश किसी जाति किसी धर्म का नहीं बन सकता। और अगर कोई जाति और धर्म का नाम पर देश चलाएगा, देश बनाना चाहता है, तो वो सपना है, वो उसने बन नहीं सकेगा, ये देश में नहीं चलेगा। वैसे चलाने वाले शायद जो है सत्ता से तुरंत हट जाएंगे, उनको जो है जगह आपको जो है बंगाल की खाड़ी होगा, वो फिर लौट के नहीं आएंगे। देखिए अशोक बैठा जी हैं, अशोक बैठा जी भी जो कह रहे हैं, आप मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार में किसान सड़कों पे है, युवा बेरोज़गार हैं, महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं। आप मणिपुर का हाल देख चुके हैं। इसी तरह से लगातार अशोक जी भी जो वार कर रहे हैं, बीजेपी के पोल खोलते नज़र आ रहे हैं, उससे बचने का ये उपाय बता रहे हैं। और इनका कहना है कि ये चुनावी माहौल में अगर अपने आप को बचना है, अपने आप को सेव करना है, अपने आप को खुशहाल बनाना है, तो बीजेपी को हटाना ही पड़ेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।